हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस वीडियो के जो टॉपिक है उसको। तो हम पढ़ रहे थे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, मैंने बोल रहा था ये मेथड है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। और हम ये पढ़ रहे हैं कि जो विसुरा है उसमें से टॉक्सिन्स और जो ड्रग पॉइजन्स है उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला मेथड था डिस्टिलेशन का, जो ऑलरेडी कवर हो चुका है। उसके 4 सब टाइप्स थे, उसको भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। उसके बाद है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड के बारे में पढ़ते हैं। तो अ सिस्टम ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ मटेरियल। तो 2 इमिसिबल लिक्विड्स का रिक्वायरमेंट होगा हमें मटेरियल को सेपरेट करने के लिए। मिसिबल सब्सटेंस क्या होते हैं? जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड ऑयल, ये दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, तो ये इमिसिबल सब्सटेंसेज हुए। The active constituent should be unevenly soluble in the system, thereby enabling extraction of constituent from one phase to another phase. तो इसमें क्या है, जो हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए हमारे सॉल्वेंट में। मीन्स जो भी हमारा टारगेट मटेरियल है जिसको हमको एक्सट्रैक्ट करना है, जिस भी पॉइजन को हमको एक्सट्रैक्ट करना है, वो अनइवनली सॉल्युबल होना चाहिए हमारे मटेरियल में, ताकि हम उसको ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकें। जब अनइवनली सॉल्युबल होगा तभी वो हम एक फेज़ से दूसरे फेज़ में उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। एफिशिएंसी इज डिटरमाइंड बाय, अब उसकी एफिशिएंसी हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट से। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या है? इसका एक फॉर्मूला है जिसमें ऑर्गेनिक फेज और एक्वस फेज को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो ऑर्गेनिक फेज में जितना सॉल्यूट है ग्राम्स में, उसका टोटल वेट हम लेंगे। एक्वस फेज में जितना सॉल्यूट है ग्राम्स में, उसका हम टोटल वेट लेंगे और उसका रेशियो हम पता लगाएंगे। ऑर्गेनिक फेज़ हो गया। फॉर सपोज क्लोरोफॉर्म में, अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, क्लोरोफॉर्म क्या है? ऑर्गेनिक सोल्यूशन है। और डिस्टिल वाटर हमारा एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस फेज़ हो गया, ये हो गया। तो जो ऑर्गेनिक फेज़ है उसमें जितना सोल्यूट है उसका हमको टोटल ग्राम्स में लेना है, और एक्वस फेज़ में जितना सोल्यूट है उसको भी हमको ग्राम्स में लेना है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? किसी भी सोल्यूशन में 2 चीज़ें होती है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट वो होता है जो मिक्स होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो उस सोल्यूट को मिक्स करता है। शुगर और वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो वाटर क्या है? सोल्यूट है, शुगर क्या है? सोल्यूट है, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। अगर ऐसी कंडीशन आती है जैसे कि जो हमारे पास लिक्विड्स हैं, इफ़ वन ऑफ द 2 लिक्विड कंटेन सोल्यूट, मीन्स 2 लिक्विड है हमारे पास, उन दोनों लिक्विड्स में अगर सिर्फ एक लिक्विड में ही हमारे पास सोल्यूट है, मीन्स 2 लिक्विड में से एक लिक्विड में ही हमारा टारगेट मटेरियल है जिसको हमको एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने का बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि उसको सिर्फ हमको द सिस्टम इज़ शेकन एंड अलाउड टू सेटल। इन दिस केस सिस्टम इज़ शेकन एंड अलाउड टू सेटल। तो अगर दो सोल्यूशन में से सिर्फ एक सोल्यूशन में हमारा सोल्यूट है, मींस एक सोल्यूशन में हमारा टारगेट मटेरियल है जिसको हमको एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसको इजीली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई हाथ मारने की ज़रूरत नहीं है। मींस उसको सिर्फ शेक करना है और उसको सेटल होने के लिए रख देना है, तो वो अपने आप थोड़ी देर में 2 लेयर्स बना लेगा। क्योंकि इमिसिबल लिक्विड्स हैं या इमिसिबल चीज़ें हैं, तो एक दूसरे में वो मिक्स नहीं होंगी, और शेक करके सेटल करने के बाद वो अपनी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग लेयर्स बना लेगी, और उसको हम वैसे ही अलग कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है रिलेटिव एफिनिटी की। तो सॉल्यूशन में क्या होता है? सम ऑफ द सोल्यूट में ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फेज़ टू अनदर फेज़। मीन्स कई बार क्या होता है कि जो सोल्यूट है कई बार एक फेज़ से दूसरे फेज़ में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मान लेते हैं जो शुगर है वो इनसॉल्युबल है वाटर में, पर हमने फिर भी शुगर को वाटर में मिक्स करने की कोशिश की, तो जो शुगर है इनसॉल्युबल होने के बावजूद भी थोड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र हो गया हमारे वाटर में। तो वो ट्रांसफ़र जो होने का उसका पैटर्न है वो उसके रिलेटिव एफिनिटी पे डिपेंड करती है। मींस द अमाउंट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव एफिनिटी ऑफ द सोल्यूट। जो सोल्यूट है जो ट्रांसफ़र हो रहा है एक फेज़ से दूसरे फेज़ में, वो डिपेंड करेगा, उसका अमाउंट डिपेंड करेगा उसके रिलेटिव एफिनिटी पे। मींस रिलेटिव एफिनिटी क्या होती है? जो इक्विलिब्रियम की बात हम करते हैं, जब इक्विलिब्रियम पे कोई भी चीज़ होती है, तो इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए, या उसको जब इक्विलिब्रियम होना शुरू होता है, तो उस फेज़ में क्या होता है? इनमिसिबल होने के बाद भी सोल्यूट कुछ थोड़ा सा डिस्पर्शन के थ्रू एक फेज़ से दूसरे फेज़ में
अपने अफिनिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिस्पर्स हो जाता है, मीन्स दूसरे फेज़ में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव एफिनिटी। इमिसिबल सिस्टम involved in organic solvents and extraction may be impaired by the emulsion formation। कई बार क्या होता है, जो हमारा एक्सट्रैक्शन है वो इम्पेयर हो सकता है, मीन्स वो ढंग से परफॉर्म नहीं हो अगर इमल्शन फॉर्मेशन हो जाता है। इमल्शन फॉर्मेशन क्या होता है, जब हम फोर्स करते हैं किसी दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स करने के लिए, उनको सॉल्यूबल बनाने के लिए, तो इमल्शन का फॉर्मेशन होता है। अगर इमल्शन का फॉर्मेशन हो जाता है तो जो हम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पॉइजन या ड्रग, उसका एक्सट्रैक्शन मुश्किल हो जाता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज़ नाउ ऑटोमेटेड, ASE, एसेलरेटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड है वो आजकल ऑटोमेटिक हो गई है, जिसको ASE से हम जानते हैं, एसेलरेटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। फॉर मोस्ट बायोलॉजिकल मैट्रिसेस सैम्पल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज़ यूज्ड, मीन्स जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सैम्पल एक्सट्रैक्शन मेथड है वो ASE है, जो कि एसेलरेटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, और वो बायोलॉजिकल मैट्रिसेस के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स बायोलॉजिकल मैट्रिक्स जो कि ब्लड हो गया, विसरा के जो पार्ट्स हो गए, वो सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है ऑटोमेटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन सिस्टम को। फिर नेक्स्ट सिस्टम है डाइजेशन मेथड। 3 मेथड्स, ये थर्ड मेथड है। पहला मेथड था डिस्टिलेशन का, दूसरा था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, तीसरा है डाइजेशन मेथड। तो डाइजेशन मेथड के 2 सब टाइप्स हैं, एक ड्राई एशिंग मेथड और वेट डाइजेशन मेथड। तो डाइजेशन मेथड क्या है, डाइजेशन मीन्स किसी भी सब्सटेंस का डाइजेस्ट हो जाना, उसको हम बोलेंगे डाइजेशन मेथड, चाहे वो एसिड से डाइजेस्ट हो या हम उसको हीट करके डाइजेशन करें। तो डाइजेशन मेथड में क्या है, बायोलॉजिकल मेथड्स that are not homogeneous, protein rich and degraded such as tissue postmortem samples। जो टिश्यूज़ या पोस्टमार्टम सैम्पल्स हमको मिलते हैं, जो विसरा है, वो होमोजीनियस नहीं होता है। जब वो होमोजीनियस नहीं होता है, प्रोटीन रिच नहीं होता है या डिग्रेडेड होता है, तब हम डाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो डाइजेशन मेथड कौन कौन से टाइप के हैं, ड्राई एशिंग और वेट डाइजेशन मेथड। वेट डाइजेशन मेथड बाद में पढ़ेंगे, पहले ड्राई एशिंग मेथड पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये आ चुका है। तो ड्राई एशिंग मेथड क्या होती है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो हमारा टारगेट मटेरियल है जिसको हमको एक्सट्रैक्ट करना है, आर सेपरेटेड ऑन ट्रीटमेंट विथ एसिड एल्कली और डाइजेशन और वाटर बाथ और मफल फर्नेस। तो जो हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकते हैं, कैसे, एसिड के मदद से या एल्कली के मदद से, मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की मदद से हम अपने एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करने के लिए मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकते हैं, या फिर वाटर बाथ में डाइजेस्ट कर सकते हैं, या फिर मफल फर्नेस में डाइजेस्ट कर सकते हैं। मफल फर्नेस क्या होता है, एक टाइप का ओवन होता है, जो हमारे लैब्स में बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं ना, जो कि हीट जिसमें टेम्परेचर हम मैनेज कर सकते हैं, टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये होता है मफल फर्नेस, लैब का ओवन जैसा होता है, माइक्रोवेव जैसा कुछ होता है, तो उसमें भी हम इसका डाइजेशन कर सकते हैं हमारे मटेरियल का। तो जो प्रोसीजर है वो कुछ ऐसा है, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टिश्यू और बायोलॉजिकल मटेरियल इज़ टेकन इन सिलिका, मीन्स जो अप्रोप्रिएट अमाउंट है, चाहे वो कोई भी हो, ब्लड हो, कोई टिश्यू है, वो हम ले लेंगे हमारे सिलिका क्रूसिबल में। सिलिका क्रूसिबल क्या होती है, सिलिका की छोटी कटोरी जैसी होती है, जो कि हम यूज़ करते हैं लैब्स में, आपने यूज़ करी होगी। तो जो सिलिका क्रूसिबल है उसमें हम टिश्यू ले लेंगे या बायोलॉजिकल मटेरियल ले लेंगे, उसको फिर हम हीट करेंगे बुनसन बर्नर में मॉइस्चर को एलिमिनेट करने के लिए। बुनसन बर्नर क्या होती है, जो छोटी छोटी चिमनियाँ होती है ना लैब्स में, उनको बोलते हैं बुनसन बर्नर। तो उसमें हम पहले हमारे सिलिका क्रूसिबल को हीट करेंगे ताकि जो हमारा टिश्यू या बायोलॉजिकल मटेरियल है उससे मॉइस्चर हट जाए। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है, द क्रूसिबल इज़ केप्ट इन मफल फर्नेस। तो हम उसको वापस से उसके बाद हम जब हमारा मॉइस्चर एलिमिनेट हो जाएगा तो उसको हम रखेंगे मफल फर्नेस में। मफल फर्नेस क्या है, मफल फर्नेस है हमारा वही बॉक्स जिसमें हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा ओवन। तो उसमें हम हमारे सिलिका क्रूसिबल को, जिसमें टिश्यू है, हमारा बायोलॉजिकल मटेरियल है, जिससे हमको हमारा टारगेट पॉइजन या ड्रग एक्सट्रैक्ट करना है, उसको हम 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख देंगे। एट दिस टेम्परेचर लेट द ऑर्गेनिक मैटर बर्न बाय कीपिंग सिलिका क्रूसिबल फॉर 1 आवर। 1 घंटे के लिए हम उसको सिलिका क्रूसिबल को हमारे मफल फर्नेस में रख देंगे 550 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बर्न हो जाएगा। उसके बाद
उसके बाद हम देखेंगे आफ्टर 1 आवर द कलर रेसिड्यू इज़ नोटेड। मीन्स 1 घंटा हमने मफल फर्नेस में रख दिया हमारे सिलिका क्रूसिबल को, जो ऑर्गेनिक मोटर है वो बर्न हो गया। उसके बाद हम उसका कलर देखेंगे कि उसका कलर कैसा है। अगर उसमें जिंक प्रेजेंट है तो जिंक रेसिड्यू येलो कलर दिखाएगा। अगर कॉपर प्रेजेंट है तो स्लाइटली ब्लूइश ग्रीन कलर दिखेगा। अगर ब्लूइश ग्रीन कलर है तो ये समझ जाना है कि कॉपर प्रेजेंट है। अगर येलो कलर है तो ये समझ जाना है कि जिंक का रेसिड्यू प्रेजेंट है। आफ्टर दैट रेसिड्यू इज़ बॉइल्ड विथ 10 ml ऑफ 4 नॉर्मल HCl। इसके बाद क्या करना है, जो हमारे पास रेसिड्यू बच गया उसको हमको 10 ml HCl जो कि 4 नॉर्मल होना चाहिए। 4 नॉर्मल HCl क्या है? 4 नॉर्मल मीन्स जो HCl है उसका कॉन्सेंट्रेशन है 4 नॉर्मल का। जैसे कि अगर 100 ml HCl अगर हम 4 ml HCl हम अगर मिक्स करेंगे 10 ml या 100 ml वाटर में, शायद ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। एक बार देख के क्लियर कर लेना नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ा था, अभी मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है। तो इसके बाद क्या करना है, हमने रेसिड्यू देख लिया, उसका कलर हमने देख लिया, नोट कर लिया। उसके बाद हम उस रेसिड्यू को बॉईल करेंगे 10 ml 4 नॉर्मल HCl में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है उसको फ़िल्टर करना है। आफ्टर फिल्टरेशन द क्लियर एसिडिक सोल्यूशन, जब उसको हम फ़िल्टर कर लेंगे तो जो क्लियर एसिडिक सोल्यूशन मिलेगा उसको हम टेस्ट करेंगे मेटालिक पॉइजन के लिए, सच एस कॉपर, जिंक और बेरियम। तो ये जो मेथड्स हैं ये इस मेथड के थ्रू हम मेटालिक पॉइजन के लिए, ये मेथड मेटालिक पॉइजन के लिए है। जो क्लियर एसिडिक सोल्यूशन मिलेगा उसको हम यूज़ करेंगे, उसको हम टेस्ट करेंगे मेटालिक पॉइजन्स के लिए। जैसे कि कैरी एनालिसिस यूजिंग क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं या अदर इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर सकते हैं ये टेस्ट करने के लिए उसमें कौन सा हैवी मेटल या मेटालिक पॉइजन प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट है वेट डाइजेशन मेथड, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद फिर ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। वेट डाइजेशन मेथड के बाद हम माइक्रोवेव डाइजेशन पढ़ेंगे जो कि छोटा सा है, और उसके बाद फिर ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में वेट डाइजेशन मेथड और सब्लिमेशन और माइक्रोवेव डाइजेशन ये हम पढ़ लेंगे। सब्लिमेशन के भी 2 सब टाइप्स हैं या 2 उसके ग्रुप में भी हैं लोग, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है वीडियो या पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगी, वहाँ पे भी आप जाके ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे मैं अपने हैंड रिटन नोट्स शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन अस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।